फ्रेंड्स, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए और आरआरबी जेई के लिए या बीएसएनएल जेटीओ के लिए। उसमें हमारे सब में कॉमन है नेटवर्क, और उसके अंदर नेटवर्क के बेसिक से भी एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी बिल्कुल बेसिक जिनको आप लोग छोड़ देते हो। तो आज के टॉपिक में हम बेसिक कवर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम एसी सर्किट एनालिसिस और डीसी सर्किट एनालिसिस का, है ना। इस तरीके से हम पूरा नेटवर्क जो है कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम पहले बात कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिक ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, ये जो हमारा एल की इक्वेशन है कैसे ड्राइव होती है ना। वोल्टेज हमारे ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट्स कैसे होते हैं, सुपर मेश एनालिसिस क्या होता है, सुपर नोड एनालिसिस क्या होता है, मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ इक्वेशन, इन सब के बारे में हम आज क्या इस एक टॉपिक पे जो है डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और मेरा नाम धर्मेंद्र, और ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क थ्योरी में हमारी जो बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, चार्ज, जिसकी वजह से सब कुछ होता है। चार्ज की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है चार्ज की, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये याद रखना होता है आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करंट की वैल्यू आप ये सब लोग जानते हो, करंट आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, है ना। क्यू होता है हमारा कूलम के अंदर, टाइम होता है हमारा सेकंड में, डी क्यू बाई डी टी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिक एग्जाम में कि भाई करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। इसी तरह से अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, जिसको हम बोल देते हैं जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क की पावर क्या होती है, जूल, और क्यू की होती है कूलम। यहाँ से अगर हम बात करें तो पावर क्या होता है, वी आई, ये हम जानते हैं, इसलिए हम इनमें डेप्थ में नहीं जा रहे कि पावर वी आई आया कैसे आता है, एक्चुअली इससे है ये जो मैंने पहले लिखा है। क्योंकि डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू बाई डी टी से ये क्या हो जाएगा, पावर तो डी डब्ल्यू बाई हो जाएगा डी टी, ये हम जानते ही हैं पहले से, है ना। सबसे बेसिक क्वांटिटी तो हमारी यही थी। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया, जिसको हम डी डब्ल्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, वी आई भी लिख सकते हैं। तो हमारे सर्किट में काम में आ जाएगा पावर इज इक्वल टू वी आई। अब बात करते हैं हम करंट की। ये हमारा सपोज करो कि कोई भी लोड है या कुछ भी, मानो आपको नहीं पता कि भाई ये लोड है या सोर्स है, आपको नहीं पता ये क्या है। तो अगर करंट ये अगर इसके अंदर जा रही है, यानी एक पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। तो कोई भी अगर पावर को एब्जॉर्व कर रहा है तो वो किस तरह से काम करेगा, एक्ट एज ए लोड। ये आपने पावर सिस्टम में हमारे बहुत जगह न्यूमेरिकल में यही पूछा, वो डायरेक्टली दिया जाता है, वहाँ लोड नहीं वर्ड यूज नहीं किया जाता। वहाँ पे आ जाता है कि भाई जो भी आपका रजिस्टर है वो अगर पावर एब्जॉर्व कर रहा है तो वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि वो एज ए लोड काम कर रहा है या एज ए सोर्स काम कर रहा है। इसी तरह से ये दूसरा एलिमेंट है, ये पावर को क्या कर रहा है, आउटपुट में पावर इसमें क्या आउटपुट से निकल रही है, इसका मतलब ये पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर। जब पावर को डिलीवर कर रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज ए सोर्स। तो इस पेज से इसमें हमने क्या क्या देखा, भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, और हमारा एब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है, डिलीवरिंग पावर क्या होती है, लोड क्या होता है, सोर्स क्या होता है। अब अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि हम कोई भी जो एलिमेंट है हमारे पूरे सर्किट एनालिसिस में उसको एलिमेंट्स को कितने तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट और एक होता है हमारा पैसिव एलिमेंट, ये हम डिटेल में भी देखेंगे। एक्टिव का मतलब होता है सोर्स, और पैसिव का मतलब होता है जो कि हमारे लोड, और ना। अब इनमें भी होता है कि भाई लीनियर है, नॉन लीनियर है, दोनों के अंदर होता है ना। तो यही आ गया लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट, है ना। लीनियर वो होते हैं हमारे कि जो कि करते हैं कि ओम्स लॉ का पालन करते हैं, ओबेज ओम्स लॉ, उनको हमने बोलते हैं लीनियर। जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते उनको हमने क्या नाम बोल दिया, नॉन लीनियर एलिमेंट। इसी तरह से यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का अगर आप बात करें कि सपोज करो डायोड है, एक ही डायरेक्शन में आपकी करंट करेगा, अगर रिवर्स बायस आपने एसी में दे दिया तो वो कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा, तो वो क्या हो गया, हमारा यूनी डायरेक्शनल। इसी तरह से बाकी जो हमारे एलिमेंट है, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है ना। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, जो टाइम के साथ वेरी करे वो टाइम वेरिएंट, और जो टाइम के साथ वेरी ना करे वो टाइम इनवेरिएंट। तो ये हम देखेंगे वेरी कैसे करता है कैसे नहीं करता है। अपने एक्सपोनेंशियल सर्किट वगैरह जो टी के साथ माइनस टी अपॉन आर सी माइनस टी आर बाई एल, है ना, ये सारे के सारे हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, ये हमारे काम में आते हैं पावर सिस्टम के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। लम्प्ड हम किनको कहते हैं, लम्प्ड नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है। तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे हम इनको एक एक करके देखते जाएंगे।
अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट की। तो एलिमेंट को दो टाइप में डिवाइड कर दिया हमने, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में हमने बात कर दिया था सोर्स दो तरह के होते हैं, आइडियल सोर्स, एक प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल दे दिया, बैटरी और जनरेटर। वैसे प्रैक्टिकल में है क्या, कोई भी सोर्स आइडियल नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस से ऐड होता है। तो जब हम रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं तो वो प्रैक्टिकल बन जाता है और कुछ नहीं। दूसरा होता है हमारे सोर्स के अंदर एक डिपेंडेंट, ये भी हम देखेंगे। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा वहाँ भी हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी, वहाँ भी हमने ये चारों की तरह हमने इस तरह के वो फीडबैक एम्पलीफायर देखे थे। तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे सोर्स के बारे में, और जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ेगा हम इनको यूज भी करेंगे एज इन क्वेश्चन के अंदर। पैसिव सोर्स की बात है, पैसिव एलिमेंट की बात करें तो दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर। रेजिस्टेंस हमारा लीनियर भी होता है, एल हमारा इंडक्टेंस भी लीनियर होता है, कैपेसिटेंस भी लीनियर होता है, और अगर ये ओम्स लॉ का पालन नहीं करे तो ये तीनों नॉन लीनियर बन जाते हैं। अगर ये वेरिएबल हो तो तीनों ही हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन लीनियर। वेन एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, जब कोई भी अगर एलिमेंट है वो अगर कैपेबल है एनर्जी डिलीवर करने के लिए, देन उस एलिमेंट को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। और व्हेन एलिमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, उसको हमने क्या बोल दिया, पैसिव सोर्स। ये हम बात कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर की, जो कि सर्किट एनालिसिस की जान है, इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आता है, क्योंकि कुछ भी अगर वायर भी आप यूज करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। तो रेजिस्टेंस का नाम से हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इसका मतलब ही क्या होता है, ये जो कुछ भी है क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। तो अपोज फ्लो ऑफ करंट, बाय डूइंग सो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो रेजिस्टेंस हमारे क्या करता है, करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। और जब अपोज करेगा तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी के अंदर। ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप सब इंजीनियरिंग कर चुके हो, आप सब जानते हो इनके बारे में कि ये चीज़ें क्या होती है, कैसे वर्क करती है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। रजिस्टेंस, अगर किसी भी कंडक्टर का अगर रजिस्टेंस जीरो हो जाए तो वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है ना। और एट 4 पॉइंट ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस टेम्परेचर के ऊपर कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो एट 4.15 के ऑफ एच जी यानी मरकरी एक्ट एज ए सुपर कंडक्टर, ठीक है। अब हम बात करें रजिस्टर की थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि भाई रजिस्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करती है तो वो करंट का क्या करता है, अपोज करता है। करंट का अपोज करेगा यानी रजिस्टर गर्म होगा, हीट पैदा करेगा, यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा करंट को। तो इसलिए अगर दो तरह के हमारे पास में रेजिस्टेंस है, एक हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और एक होता है हमारा इंसुलेटर का रेजिस्टेंस। इंसुलेटर कहाँ होता है, पावर सिस्टम में आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, आपने सारे के सारे सर्किट ब्रेकर, ये हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जो लाइट के पोल पे लगते हैं ब्लैक कलर के, जिनको अलग अलग टाइप के लगते हैं, पिन टाइप, शेकर टाइप, है ना, वो क्या होता है हमारे इंसुलेटर। ताकि इंसुलेटर क्या काम आते हैं, ताकि करंट हमारी जो लाइट का पोल है उसके अंदर नहीं जावे, और दूसरा जो दूसरा फेज वायर है उसको में उसको टच ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर का टेम्परेचर तो क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये फॉर्मूला है, आर नोट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 प्लस अल्फा आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो टी एक नए टेम्परेचर पे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। जबकि इंसुलेटर का आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ में क्या घटता है। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कि कंडक्टर पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है और इंसुलेटर पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। ये V इजकल टू आर आई हम देख चुके हैं, ओम्स लॉ होता है। इसी तरह से J बराबर सिग्मा ई, ये हमें कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जब हम V बराबर आर आई ड्रॉ करते हैं तो हम वहाँ कंडीशन अज्यूम करते हैं कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। V इजकल टू आर आई फॉर्मूला कैसा है, इसका कोई लेना देना नहीं। हम बात करें, अभी हम बात करते हैं लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर की मैं वही बता चुका, जो कि आपके ओम्स लॉ को फॉलो करे उसको तो हमने क्या बोल दिया, लीनियर रेजिस्टेंस, यानी V इक्वल टू अपॉन आई इक्वल टू आर क्या हो गया, कांस्टेंट। उसी तरह से नॉन लीनियर रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डो नॉट ओबे या डो नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये आर क्या होता है, हमारा वेरिएबल, ठीक है।
इसी तरह से इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में हम डिटेल में जितना हमें जरूरत है इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ फेराडे लॉ और लेंज लॉ की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा आता है ईएमएफटी के अंदर। लेकिन मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये फॉर्मूला प्रोड्यूस होता है, फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो उसके अंदर क्या फ्लो हो जाती है, कहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। यही बात कहता है फेराडेज। और लेंज लॉ साहब हमारे कहते हैं कि भाई जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उसी का क्या करता है, अपोज करता है। इस वजह से हमने क्या लगा दिया, ये नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं भाई, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, ई यानी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, फ्लक्स में चेंज की वजह से, ई बराबर डी फाई बाई डी टी। और फ्लक्स की वजह से, अगर फ्लक्स तो कोई भी हो सकता है, अगर उसकी एन फाई उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाता है, फ्लक्स लिंकेज साई, यानी फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स किसी इंडक्टर के हैं तो वो क्या बन जाता है, फ्लक्स लिंकेज। तो एक हमारे पास फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला आ गया, साई बराबर एन फाई। इसी तरह से एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, साई बराबर एल आई। क्यों होगा, वो फॉर्मूला यहाँ से आया। यहाँ से हम देख सकते हैं भाई साई हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। और बात करें हम इंडक्टर की तो साई बराबर होता है हमारा एल आई। इन दोनों फॉर्मूलों से हम यहाँ पे एक हेनरी का इंडक्टेंस का निकाल सकते हैं, एन फाई अपॉन आई। क्या निकाल सकते हैं, एन फाई अपॉन आई। और दूसरा फॉर्मूला एक हमारा ये होता है फॉर्मूला एन आई बराबर फाई आर। और एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते ही। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में सर्किट थ्योरी में ये पूछ लिया जाता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला। इंडक्टेंस का फॉर्मूला एक तो एन फाई अपॉन आई कैसा है तो देख लिया। दूसरा एल का फॉर्मूला होता है हमारा म्यू आर म्यू नोट ए एन स्क्वायर अपॉन एल, जब म्यू नोट होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, जो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करे, है ना। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। और एक हमारे जो आगे हमेशा यूज में आएगा फॉर्मूला वोल्टेज का, एल के फॉर्म में एल डी आई बाई डी टी। ये भी हम आगे बहुत बार देखेंगे ये कैसे आया क्या आया। V बराबर एल डी आई बाई डी टी। अभी कैपेसिटर की भी बात करेंगे हम, वहाँ पे भी I बराबर सी डी वी बाई डी टी। बेसिक फॉर्मूला है इसलिए मैंने इनका नहीं लिखा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या कुछ और जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ हमें कोई इसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो V बराबर क्या हो गया, एक तो एल डी आई बाई डी टी, और एल के दो फॉर्मूले आपको यहाँ याद रखने, एन फाई अपॉन आई, और एल बराबर म्यू आर म्यू नोट ए एन स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की, लीनियर है या नॉन लीनियर। लीनियर में हमने बात ही कर लिया था कि भाई जो फॉलो करे ओम्स लॉ को। और दूसरी चीज इसका एग्जाम्पल है एयर कोर इंडक्टर। एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल दिए होते हैं, इनमें से पूछ लिया जाता है कि भाई लीनियर इंडक्टर कौन सा है। तो लीनियर तो होता है एयर कोर, और आयरन कोर होता है वो होता है हमारा नॉन लीनियर इंडक्टर। तो लीनियर की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इंडिपेंडेंट और करंट मैग्नीट्यूड। इसी तरह से जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज मैग्नीट्यूड, तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर। वहाँ मैंने ये डेफिनेशन नहीं लिखी है, ये डेफिनेशन मैंने यही लिखी है। तो लीनियर का एग्जाम्पल याद रखना आपको एयर कोर इंडक्टर, और नॉन लीनियर का याद रखना आपको आयरन कोर इंडक्टर। ये हम एल बराबर देख चुके हैं, एल बराबर एन फाइव अपॉन आई, यानी ये वेरिएबल है तो नॉन लीनियर, अगर ये कांस्टेंट है तो वो क्या हो गया हमारा लीनियर। वहां पे हमने देखा था v बराबर क्या होता है एल डी आई बाई डी टी। इसी को फॉर्म में हमने i को लिख दिया v के फॉर्म में, 1/L इंटीग्रेशन और वी डी टी। पावर होता है हमारा वी आई, तो i की वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के रख दिया i, और v को हमने पहले देखा था v बराबर एल डी आई बाई डी टी। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो पावर इंडक्टर के फॉर्म में क्या आ जाती है हमारे, हाफ एल आई स्क्वायर। अगर किसी सर्किट में आपको अगर इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी हो, आई की वैल्यू दे रखी हो, और अगर वो पूछ ले कि भी टोटल पावर बताओ, तो पावर आपको बताना है हाफ एल आई स्क्वायर। कंक्लूजन की बात करें, इंडक्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इंडक्टर एनर्जी किसके वो फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फॉर्म फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट को जो है अलाउ नहीं करता है, यानी जिस स्टेज में ये उसी स्टेज में रहना पसंद करता है। अगर आप फटाफट वोल्ट करंट चेंज करो तो ये उसको अलाउ नहीं करता। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, यानी इनफाइनाइट टाइम पे अगर कोई आप इंडक्टर में आपने अपने सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, इनफाइनाइट टाइम पे आप अगर उसको आप कंसिडर करना चाहो तो उसको एज ए शॉर्ट सर्किट ट्रीट किया जा सकता है।
और हम जब ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे तब हम वहाँ पे अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन की और इनिशियल स्टेट की बात करेंगे। तो स्टेडी स्टेट में हम इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट मानेंगे और इनिशियल स्टेट में हम ओपन सर्किट मानेंगे, क्योंकि जो हमारा इंडक्टर है वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता। और कैन स्टोर आइदर डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई और पावर को हमने देख लिया कि भाई एनर्जी हमारी कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। इसी तरह से हम बात करें, सॉरी ये पावर नहीं है, पावर तो ये है हमारी, ये एनर्जी पावर पर पावर का जब हम टाइम के साथ इंटीग्रेशन करें पावर होता है W/T, तो ये हमारा एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। इसी तरह से हाफ सी वी स्क्वायर भी होगा, है ना। ठीक है, हम बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का ये बेसिक फॉर्मूला है Q बराबर सी वी, दोनों का हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हमारा क्या गया, I बराबर सी डी वी बाई डी टी। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद रह जाएगा। यहाँ से जब V को निकालेंगे तो V हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और एनर्जी का फॉर्मूला इसी तरह से निकल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो जहाँ हमने बात करा था भाई इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। इनिशियल स्टेट में ही एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है ना। स्टोर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ फॉर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई के लिए। डीसी सप्लाई को जो स्टोर करता है कैपेसिटर में बैटरी बैंक बोलते हैं ना। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पे हमने देखा था जो इंडक्टर है वो स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब हम बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट के बारे में, कि एक्टिव एलिमेंट हम पढ़ ही रहते हैं सोर्स, यानी एक्टिव एलिमेंट की बात करने का क्या मतलब है, हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, सोर्स के बारे में। सोर्स एक आइडियल सोर्स, एक प्रैक्टिकल सोर्स, और दूसरे हमारे जो हमने पढ़े थे करंट कंट्रोल वाले सोर्स, कि भाई करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, इस तरह वाले सोर्स। तो आइडियल सोर्स यानी ओनली वोल्टेज सोर्स या ओनली करंट सोर्स, यानी आर इनपुट रेजिस्टेंस का क्या, जीरो। प्रैक्टिकल सोर्स में हमने क्या कर दिया, ये इनपुट रेजिस्टेंस आर, सोर्स रेजिस्टेंस आर एस यूज कर लिया, इधर हमने ये सोर्स रेजिस्टेंस आर एस, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। अब हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में डिटेल करेंगे, बीच में हम सिर्फ ये देख रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है भाई एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन क्लोज लूप इज क्या होता है, जीरो। जैसे यहाँ पे देखा तो ये पोलरिटी -V1, यहाँ +V2, ये +V3 और ये -V4। मुझे ये तो नहीं लगता कि आपको सिखाने की जरूरत है कि भाई केवीएल कैसे लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसी तरह से किरचॉफ करंट लॉ। ये पूछ लिया जाता है भाई किरचॉफ करंट लॉ किस पे लॉ है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सम ऑफ आउटगोइंग करंट एंड इनकमिंग करंट इज जीरो, या एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, इनकमिंग करंट को लेना है नेगेटिव और आउटगोइंग को पॉजिटिव, -I1 सारी इसमें आई रही, -I2 -I3 इक्वल टू जीरो। अगर सपोज करो ये करंट की डायरेक्शन यू होती, अपोजिट के अंदर जा रही होती है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, I1 + I2 + I3 बराबर जीरो। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये सारे प्लस हो जाते हैं, ये -0 पे चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। अब हम बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। कई बार क्या हम जब सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमें सोर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है जब वोल्ट सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स में यूज करेंगे हम इन्हें, एग्जाम्पल जब करेंगे तो ये बार बार चीजें आएगी। तो जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, ये इसका रेजिस्टेंस है, इसी तरह से करंट सोर्स है, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो आर एस की वैल्यू तो क्या रहेगी, आर एस है, और वी एस को जब आई एस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एस अपॉन आर एस बराबर क्या हो जाएगा, आई एस। तो ये हमने आई एस उठा दिख करके रख दिया यहाँ पे, और इस आर एस को उठा के रख दिया हमने यहाँ पे। ये हो गया हमारा बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सेम अगर ये है इसमें आपको कन्वर्ट करना है तो आई एस इंटू आर एस हो जाएगा हमारा वी एस, और आर एस रिमेन आर एस। हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स की, जो मैंने आपको बताया था। डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास 4 तरह के हैं, वहाँ पे नाम हमने देख लिए थे। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल कंट्रोल सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ये इसको हमने नाम कैसे दी है भाई, ये हमने बनाया है डायग्राम। अब इसके अंदर हमने टर्मिनल कौन सी यूज करें, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस यूज करें तो ये तो सोर्स तो कौन सा हो गया, वोल्टेज। अगर ये हमने ये वाली पोलरिटी यूज कर ली होती यानी करंट, तो ये सोर्स क्या हो जाता है हमारा, करंट सोर्स। अब ये डिपेंड किस पे कर, कंट्रोल किससे हो रहा है, ये डिसाइड करता है ये हमारा ए आई, कि इसका गेन कितना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ा था ना हमने, गेन ए आई बी वी सी वी, ये तो हमने नाम दे रखे। तो इसका मतलब आई से कंट्रोल हो रहा है तो करंट कंट्रोल बोल दिया। यहाँ पे हमारा वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, इसी तरह यहाँ करंट से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ फिर से हमारा वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है,
तो ये हम आगे डिटेल में धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे। सुपर मेश एनालिसिस क्या होता है, इनके हम सुपरपोजिशन थ्योरम में भी यूज करेंगे, हम कौन सी थ्योरम कहाँ लगती है, वहाँ हम इनको जब डिटेल में पढ़ते जाएंगे एक एक को, और वहाँ हम इनकी यूनिट भी देखेंगे। भाई इसकी जो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है इसकी यूनिट तो होती है ओम, ये दोनों यूनिट लेस है। करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और इसकी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की यूनिट क्या होती है, महो, उल्टा। ठीक है, ये हमने लिख रखा है भाई, ए इसकी यूनिट है ओम, बी की है आर आई, सी की है नॉन यूनिट, और डी की है हमारी महो। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो। वैसे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ये हमारा करंट तो कंट्रोल्ड है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है कि नहीं होता। तो वी अपॉन आई क्या होगा, वोल्टेज सोर्स, वी अपॉन आई कर लो, यहाँ पे क्या आई अपॉन वी कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, महो। ठीक है, ऐसे। अब बात करते हैं सर्किट डिडक्शन टेक्निक, कि भाई हमें सर्किट को सोल्व करना। सपोज करो भाई यहाँ पे भी हम कैसे लगा सकते हैं, ये करंट मान लो फ्लो हो रही है I3, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो रही I1, ये हो रही I2, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ I1 इनकमिंग करंट, माइनस ऑफ I2 प्लस I3 बराबर क्या हो गया, 0। तो I3 को क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2। ये और क्या करा मैंने, दोनों को एक बना के दोनों करंट को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब एक प्लस में जा रही है, एक बार माइनस में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या डेटा ही तो चेंज होगा, डेटा बोले तो क्या साइन चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इस सीरीज के अंदर दो अलग अलग करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकती ना। सीरीज में है, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम और सीरीज के अंदर करंट रिमेन सेम, तो ये I1 बराबर I2 क्या हो गया, मस्ट है कंडीशन, अदरवाइज ये सर्किट ही इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह से आई रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस हम किस कंडीशन में हटा सकते हैं, कहाँ जरूरत नहीं है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज करो कि भाई यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, अब मुझे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, तो उसमें इस रेजिस्टेंस का क्या रोल है, करंट इसमें भी यही जा रही है, इसमें भी यही जा रही है कि नहीं। इसी तरीके से भी सेम यहाँ पे, कि भाई मुझे अगर केवल इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो इस करंट का, इस वोल्टेज सोर्स का क्या फायदा, मुझे तो इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जो भी है उसमें करंट यहाँ पे भी यही फ्लो हो रही है, यहाँ पे भी यही फ्लो हो रही है, तो मैं इस वोल्टेज सोर्स को किस केस में हटा सकता हूँ। ये चीजें अभी हमारे देखने की जरूरत है नहीं है, जब हम सर्किट में सोल्व करेंगे तब ये सर्किट सॉल्विंग टेक्निक है। अब हम बात करते हैं करंट डिवीजन टेक्निक, कि भाई अगर दो रेजिस्टेंस आपके सामने दिख रहे हैं, आपको R1 दिख रहा है, आपको R2 दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट रेजिस्टेंस करंट फ्लो भी डिफरेंट ही होगा, और ये हमारा करंट सोर्स है। आप जानते हो, इतना पढ़ के आए हो कि भाई करंट हमेशा क्या करती है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। अर्थ का कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए हम अर्थ या न्यूट्रल जो भी आप बोलो, दोनों अलग अलग होते हैं, वैसे उसका रेजिस्टेंस क्या करते हैं, लेस देन 1 ओम रखते हैं, और अर्थ का इन जनरली 0.5 ओम रखते हैं, बहुत बेटर उसके कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन बोले तो उसके, सॉरी, अर्थिंग के लिए 0.5 ओम रेजिस्टेंस रखते हैं। तो जो इसमें कम होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो इसके लिए दोनों रेजिस्टेंस क्या है हमारे, पैरेलल के अंदर, पैरेलल में सोल्व कैसे करते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, उसके बाद एक क्रॉस रेजिस्टेंस में आप करंट निकाल लो, और बाकी सीधा निकालना चाहो I1 R2/R1 प्लस R2, या I2 बराबर I डॉट R1/R1 प्लस R2, या इसके इसी फॉर्म में निकालना R1 की, तो 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू, ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा I1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट में आपको मिलेगा ये। इसी तरह से आप I2 फाइंड आउट करना चाहो, तो 1/R2 पैरेलल में है, 1/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ये। ठीक है, ये पैरेलल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बेसिक अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी कैसे क्या है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडक्टर और रेजिस्टेंस के लिए सारे इक्वेशन फॉर्मूले सेम ही होते हैं, कैपेसिटर में चेंज होता है। कैपेसिटर क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। जब C1 प्लस C2 है तो C1 के अक्रॉस C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू आई, और C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू आई बराबर I2, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जैसे मैं आपको ये सोल्व करके बता देता हूँ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आवे उसमें क्या करते हैं, अगर आपसे इजीली होवे तो ठीक, आप इसमें देखो कि पहले एक जो भी आपके पॉइंट के अक्रॉस आपको फाइंड करना है वो पॉइंट ले लो आप। ये ले लिया मैंने, ए और बी के अक्रॉस। अब यहाँ पे ए है तो मैं इसको भी नाम ए दे सकता हूँ, इसको भी नाम मैं क्या दे सकता हूँ, ए। ये बी है, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, इसको हमने नाम चलो सी दे देते हैं, इसको हमने नाम डी दे दिया। तो ए और ये कौन सा डी, ए और डी के बीच में यहाँ भी एल है, ए और डी के बीच में यहाँ भी एल है,
और ये ए और डी के बीच में यहाँ भी एल है, यानी डी पॉइंट अगर मैं इसको दे देता हूँ तो इसके बीच में हमारे 3 इंडक्टेंस है जो कि पैरेलली कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से बी के में भी ये 3 है, 1 2 और 3 बी और सी के बीच में, तो ये भी हमने 3 को कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे तीनों कनेक्ट हो गए, क्रॉस हो गए। अब बचा ए और बी के बीच में हमारे पास में एल है, जिसके बीच में हमें फाइंड करना है, ये भी हो गया। और बी और डी और सी के बीच में हमारा एक है। अब इसका रिजल्ट आप आराम से निकाल सकते हो, ये एल ये एल ये एल, तो ये कॉमन कितना हो गया, 3 पैरेलल में है तो L/3। ये भी कितना हो गया, L/3। ये हमारा कितना हो गया, एल। और ये इसके पैरेलल में भी क्या हो गया, एल। L/3 प्लस L/3 हो गया 2L/3 प्लस एल। ये कितना हो गया, 2L/3 प्लस एल कितना हो गया, 5L/3। ये हो गया एक रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा ए पॉइंट, और ये हमारा एल, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। तो 5L/3 इंटू एल अपॉन 5L/3 प्लस एल, ये कितना हो गया, 5L/8 आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारे सर्किट सॉल्विंग टेक्निक है। इसमें हमें दिक्कत क्या आती है, कई बार सपोज करो यहाँ पे अंदर डेल्टा बन रहा हो या स्टार बन रहा हो, ये सॉल्व नहीं हो पाते कई बार, तो उसकी जगह हम यूज करते हैं फिर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। वो क्या होता है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। जो अभी हमने करंट देखी सेम एज वोल्टेज, अगर सीरीज में हमारे है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 R2। R1 के अक्रॉस निकालना है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइड बाई टोटल। इसी तरह से R2 के अक्रॉस निकालना है तो R2 ले ले। इंडक्टर के लिए सेम ऐसा ही, पैरेलल में हमने वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, और उसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 3 में कर रखा है, तीनों सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या होगा रिजल्ट, ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, वो ये कर लिया, और 1/C1 के क्रॉस में आपने फाइंड आउट कर लिया टोटल वोल्टेज Vs। तो आपको V1 यानी कैपेसिटर अक्रॉस, कैपेसिटर C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये बेसिक है, अब सिर्फ और सिर्फ आज रिविजन कर रहे हैं इसका। अब ये बात करते हैं हम नेटवर्क के। ये हमारा जैसे टी है, टी नेटवर्क है, हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। ये हम ये पैरामीटर्स पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से ये हमारा पाई नेटवर्क है, ये हमारा स्टार नेटवर्क है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में बहुत काम आता है, स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। तो कई बार क्या है, नेटवर्क सॉल्विंग टेक्निक में, सर्किट सॉल्विंग टेक्निक में हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्जन करते हैं वो हम देख लेते हैं। डेल्टा टू स्टार, डेल्टा देर का हमें RB RA RC, और मुझे स्टार में कन्वर्ट करना, फाइंड आउट करना R1। ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है इसको तरफ मत देखो, हमें सिर्फ याद यही रखना है। R1 फाइंड आउट करना है मुझे, तो क्या करें, इस और इस डिवाइड को तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को बाकी को जोड़ दो। अगर मुझे R2 फाइंड करना होता तो मैं क्या करता, RB और RC को मल्टीप्लाई कर देता, बाकी सबको जोड़ देता। इसी तरह से R3 फाइंड करना होता तो RA और RC मल्टीप्लाई और डिवाइड में तीनों का सम। टेक्निक याद है? ठीक है। इसी तरह से सेम अगर स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, सपोज मुझे फाइंड आउट करना हो RC, कि RC की वैल्यू कैसे निकालूं। तो RC के लिए आप क्या करो कि भाई दोनों जो आपका है R2 प्लस R3, ये तो जोड़ दिया आपने, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई नीचे वाली ब्रांच से। जैसे हमने इसमें फाइंड आउट रेजिस्टेंस RA का दिखा रखा, RA कैसे हमने फाइंड आउट किया है भाई, R1 प्लस R3 ये दोनों, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई R2। इसी तरह से ये RB RC, ये हमने RC का भी देख लिया। तो ये सिर्फ याद रखना आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है, कैपेसिटर के लिए वही 1/C का इशू पड़ जाता है। तो जो हमने फॉर्मूले यूज किए थे वहां पे हम डिवाइड, उसकी जगह सिर्फ 1/ की चीजें यूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के लिए डेल्टा टू स्टार। डेल्टा का है CA और मुझे निकालना फाइंड आउट C1। तो स्टार यानी 1/C1 मैंने पहले ही कर लिया, क्योंकि सारा काम किस में हो रहा है, पैरेलल वाला सर्किट की तरह, एक तरह से सीरीज के सर्किट की तरह, 1/C1। वहां पे भी हमने क्या करा था, जब C1 निकाला था दोनों को जोड़ा था, तो 1/CA डॉट 1/CB, बाकी तीनों का क्या करा था सम, एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज यहाँ पे करा है, बस यहाँ पे हमने 1/ के फॉर्म में करा। तो इसी तरह 1/CA 1/C2 1/C3। अब सपोज करो आपको CA फाइंड आउट करना है, तो 1/CA, तीनों को हमने क्या करा, जोड़ दिया। एक मिनट, तीनों को हमने क्या करा, जोड़ दिया, 1/CA फाइंड आउट कर।
तो वहाँ पे हमने जब ये डेल्टा वाला फाइंड आउट करा था कि अच्छा वो पेज की लोकेशन शिफ्ट हो गई, कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं कि जब वहाँ पे आपने देखा था भाई हम दोनों के क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन कर रहे थे नहीं कर रहे थे। यहाँ पे ऊपर आपको सबको यही टर्म, यही थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें हैं कि 1/C1 C2 प्लस 1/C2 C3 प्लस 1/C1 C3, ये तो सबको जो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे CA, तो CA के सामने हमारे अपोजिट ब्रांच में क्या है, C2, इसका आपको ले लेना। इसी तरह से जब हम बात करेंगे C की, तब वहाँ C1 ले लेंगे, और जब हम बात करेंगे CB की, तो वहाँ पे हम डिवाइड में 1/C3 ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमने CB की बात करी तो 1 में CB की तरह C3, ये डिवाइड में हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मैश एनालिसिस की। वैसे हम KVL पढ़ चुके हैं, वही होता है हमारा KVL, यानी एक तरह से लूप में इक्वेशन लगाना, उसको हमने मैश बनाते हैं। जितने नंबर ऑफ मैश होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होती है। तो ये जितने नंबर ऑफ मैश, यानी यहाँ पे 4 मैश है, तो EM यानी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कितनी चाहिए इसको, 4। नोडल यानी एक तरह से KCL यानी लूप लगाएंगे हम। तो नंबर ऑफ इक्वेशन इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नोड मैश एनालिसिस में नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होती है, नंबर ऑफ मैश के इक्वल। और दूसरा ये एक फॉर्मूला और होता है ब्रांच माइनस N-1। N-1 क्या होता है, एक कैपिटल N होता है नोड, और ये इक्वेशन होती है नोड एनालिसिस में। अगर कोई पूछ ले भाई नोड एनालिसिस में कितने नंबर ऑफ इक्वेशन यूज होगी, तो जितने नंबर ऑफ नोड होंगे उनसे एक कम, है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ मैश एनालिसिस में इक्वेशन प्लस टोटल नंबर ऑफ नोडल एनालिसिस में इक्वेशन, दोनों को मिलकर क्या बन जाती है, टोटल ब्रांच। ये यहाँ भी देख सकते हो, B बराबर क्या हो जाएगा, EM प्लस N-1। N-1 क्या है यहाँ पे, EN ही तो है, तो EM प्लस EN बराबर क्या हो जाएगा, B, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच। तो ये ब्रांच का फॉर्मूला यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब जैसे सिंपल नोड एनालिसिस और इसका दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि भाई जैसे एग्जांपल में आप दे रखा है यहाँ पे 20 वोल्ट दे रखा है, 40 वोल्ट दे रखा, 5 एम्पियर दे रखा, 14 वोल्ट दे रखा, R2 की वैल्यू नहीं दे रखी, 1 ओम दे रखा, R1 दे रखा। मुझे इसके अंदर R1 और R2 फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई वोल्टेज जूम कर लिया VA। तो VA जब जूम कर लिया तो VA मैंने यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, तो यही 20 वोल्ट आएगा, V माइनस 20/14, यानी ये वाली ब्रांच में मेरी इक्वेशन लग गई। VA/1 यानी इसमें लग गई, और V माइनस 40 ये वाली इसमें, यानी यही वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड बाय R2। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में अननोन यहाँ से क्या मिलेंगे मेरे को, एक तो V वोल्टेज, यानी यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी V और R2 की फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने इसी तरह से इक्वेशन यहाँ पे C पे लगा दी। C पे लगाया तो इधर से करंट आ रही है -5, इधर से मैंने करंट अज्यूम कर लिया कि भाई आउटगोइंग में जा रही है, कोई करंट आई, और इधर से मैंने फॉर्मूला लगा दिया VC माइनस VA/R2। तो यहाँ से अगेन मुझे एक और वोल्टेज, एक इक्वेशन किस्म के अंदर मिल गई। VC की वैल्यू तो मुझे पता है ये 40, यहाँ पे मुझे R2 और I के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई। तीस एक मिनट, तीसरी इक्वेशन ये हमने 40, जहाँ हमने ये वोल्टेज ले रखा 40 -20, ये इस वाले इक्वेशन के अंदर मैं एक लूप लगाऊंगा तो भी मुझे एक इक्वेशन मिलेगी I1 की फॉर्म में, I1 और R1 की फॉर्म में। एक इक्वेशन मुझे और मिल जाएगी यहाँ पे, वो मिलेगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करंट दे रखा, करंट की तो वैल्यू यहाँ पे मुझे पता ही है ना भाई 5 एम्पियर है। और जब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन जो पहले हमने सॉल्व करी उसकी मदद से मुझे V मिल जाएगा और I मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे तो करंट निकाल ही लूंगा। करंट निकल जाएगी तो मेरा क्या निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा। भाई दोनों इक्वेशन इनको सोल्व करेंगे तो मुझे V मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मुझे। आप सोल्व करेंगे तो जब V मिल जाएगा मुझे R2 मिल जाएगा, I मिल जाएगा, I से मुझे क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। ठीक है, जब ये मिल जाएगा फिर लास्ट में केवल मेरा अननोन ये बचेगा, जो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम क्या लगा देंगे, KVL। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन में क्या करा कि भाई हमने KVL भी यूज करा और KCL भी यूज करा। तो इसी को ही हम ऐसे अगर सर्किट आ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं, वहां पर यूज करते हैं सुपर मैश और सुपर नोड एनालिसिस। सुपर मैश और सुपर नोड। सुपर मैश उसको बोलते हैं कि भाई जैसे ये आपका सर्किट है, बीच में आपका करंट सोर्स आ गया, और सुपर मैश यानी जहाँ आपको KCL लगाना था वहां पे क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स आ गया। तो इन दोनों केस में क्या, इसमें लग जाएगा सुपर नोड, वरना नोड एनालिसिस तो सोल्व कर देते हैं, अब इसमें सुपर नोड लगाना पड़ेगा। और इसको मैश एनालिसिस से सोल्व कर देते हैं, अब इसमें क्या रहता है, सुपर मैश। सुपर मैश का मतलब ये दोनों में पहले इसमें KVL प्लस ओम्स लॉ से हो जाता है, अब इसमें KCL भी लगाना पड़ेगा। और इसमें ओनली KCL से प्लस ओम्स से हो जाता है, तब इसमें KVL भी लगाना पड़ेगा। जैसे ये एग्जाम्पल ले लो आप सुपर मैश का, -4, इसमें मैंने पूरे के अंदर क्या लगा दिया, KVL। -4 प्लस 1 × I1 प्लस 1 × I2 प्लस 2,
तो इससे मुझे एक इक्वेशन क्या मिल गया, I1 प्लस I2 बराबर 2। दूसरा, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, KCL इस पॉइंट पे। तो ये तो क्या गया, -2 इनकमिंग करंट प्लस ये 2 I2 बाहर जाने वाली करंट और माइनस I1। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन क्या मिल गया, I2 माइनस I1 बराबर 2। इन दोनों को जब सॉल्व करा तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल गया, I2 बराबर 2 और I1 बराबर 0। इसी तरह से जब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, नोडल एनालिसिस लगा देता हूँ। इसमें मैंने कोई करंट एज्यूम कर ली I। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन क्या लगाई, यहीं पे लगा दी, -V1 प्लस ये हमारा 2 वोल्ट प्लस V2, एक इक्वेशन हो गई। और फिर हमने इसके अंदर लगा दी यहाँ पे नोडल एनालिसिस V1/1 -2 एम्पियर प्लस इधर आउटगोइंग में I एम्पियर। इसी तरह से V2 पे लगाया V2/1 करंट आउटगोइंग +3 एम्पियर और इसके लिए करंट इनकमिंग -I। तो मुझे एक इक्वेशन तो मिल गई इससे, एक इक्वेशन मेरे पास टोटल क्या होगी, 3 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में ये I कॉमन है, I की वैल्यू उठा के रख दी मैंने इस इक्वेशन के अंदर। जब I की रखूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी V1 V2 के फॉर्म में। तो एक इक्वेशन मुझे मिल गई ये, एक इक्वेशन मिल गई मेरे पास में ये। दोनों इक्वेशन V1 V2 दो वेरिएबल, मुझे V1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.5 और V2 की वैल्यू मिल जाएगी 1.5 वोल्ट। तो ये आप एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन करा, लिखा हुआ है। बाकी आप इसको घर पे अपने आराम से बैठ कर सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको वैसा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो दिक्कत है वाली चीज़ है वो अभी स्टार्ट होगी। और नेटवर्क ऐसे बहुत इजी टॉपिक माना जाता है, लेकिन इसमें टफ टॉपिक में आते हैं, क्योंकि रटने का ज़्यादा होता नहीं है, इसके अंदर सारा सॉल्विंग टेक्निक ही होती है। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, स्टडी स्टेट जो एनालिसिस ऑफ सर्किट है, एसी सर्किट और डीसी सर्किट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई आपको दिक्कत लगे या कुछ आपको पढ़ना हो या कुछ चेंजेस करने हो तो आप हमें बता सकते हैं, है ना। तो अब हम सर्किट एनालिसिस, जैसे हमने बाकी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हमने ख़त्म करा, एक एक टॉपिक लेके, इसी तरह से हम कंप्लीट अब सर्किट को ख़त्म करके ही मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।